जाहिर है महंगाई दर को लेकर सरकार की चिंता जरूर है और इन सब के बीच मानसून के कमजोर होने को लेकर जो महंगाई लगातार बढ़ी है और इस बात का जिक्र हो रहा है कि अगर असर खेती पर पड़ेगा तो इससे समूचे जनमानस पे असर पड़ेगा। इसको लेकर सरकार की एक चिंता जरूर है। लेकिन दो चीज बड़े फैसले अपने तौर पर इस दौर में वाकई नजर आ सकते हैं। खासतौर से मनरेगा का विस्तार भी किया जाएगा, गाँव से निकालकर अन्य गाँव तक जोड़ा जाएगा, यानी जिले के भीतर मनरेगा में काम मिल सकता है और उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। अभी तक जो सिर्फ हाथ से होता था उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात है। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य घोटाला जो यूपी में हुआ था एनआरएचएम को लेकर, उसकी पूरी समीक्षा का जिक्र किया गया है। ये दो परिस्थिति है जिसको लेकर अब माना जा रहा है कि विकास दर को लेकर सरकार की चिंता है, लेकिन उसकी नींव मजबूत रहे इसके लिए उत्पादन और खेती पर ध्यान जो नहीं दिया गया उस दिशा में सरकार ध्यान दे, ये बात निकल कर आ रही है। और इन सब के बीच बीजेपी हेडक्वार्टर में इस वक्त बैठक चल रही है और उस बैठक में आखिरी मोहर लग रही है कि दरअसल अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। दरअसल ये अध्यक्ष पद को लेकर इस बात का जिक्र हो रहा है कि राजनाथ सिंह चूंकि 2013 में अध्यक्ष बने थे जब नितिन गडकरी को हटना पड़ा था, और ये तारीख याद कीजिए तो और ऐलान हो गया है, जो जानकारी निकल कर आ रही है अमित शाह के नाम पर मोहर लग गई है संसदीय बोर्ड की बैठक में। तो 20-21 जनवरी का वाकया है जिस समय गडकरी अध्यक्ष पद से हटे थे और राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे 2013 में। और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सीधे आपको लिए चल रहे हैं जो बीजेपी हेडक्वार्टर में, जहां पर हम देख पा रहे हैं संसदीय बोर्ड के तमाम सदस्य मौजूद हैं, लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, अमित शाह उनके बगल में बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह इस बात का ऐलान करेंगे, सुषमा स्वराज मौजूद है, मुरली मनोहर जोशी मौजूद है। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों की मौजूदगी इस बैठक में नजर आ रही है। और एक तरफ पार्लियामेंट चूंकि चल रहा है इसलिए बहुत वक्त लगाना भी जायज़ नहीं था। तो आइए जरा सुनते हैं कि क्या कहा जा रहा है। आप शुरू करें। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मित्रों प्लीज, आप सभी का स्वागत है। आप सबको जानकारी है 23 जनवरी 2013 को मैंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी और मैं जानता हूं कि जब मैंने 23 जनवरी 2013 को अध्यक्ष के दायित्व को संभाला था, उस समय मैंने सहज मन से इसे स्वीकार नहीं किया था। बहुत ही भारी मन से और असहज मन से उस दायित्व को मैंने स्वीकार किया था, क्योंकि हम सभी के एक मित्र उस समय के अध्यक्ष नितिन जी गडकरी जी के ऊपर जिस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा किए गए थे, उस कारण मैं असहज अपने को महसूस कर रहा था और उनके त्यागपत्र देने के परिणाम स्वरूप मैंने इस जिम्मेदारी को संभाला। और 1.5 वर्षों का जो समय गुजरा है, इस 1.5 वर्षों के समय में सभी का सहयोग, श्रद्धेय आडवाणी जी का आशीर्वाद, जिसके परिणाम स्वरूप हम सबको इन 1.5 वर्षों के अंदर एक ऐसी शानदार कामयाबी हासिल हुई है जिसे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आज के समय यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को सचमुच पहले यहां पर एक ऊंचाई देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को भारत की राजनीति में एक ऊंचाई दी है। और यदि मैं ये कहूं कि भारत की राजनीति को, यूनिपोलर पार्टी को बाईपोलर पॉलिटी बनाने का काम यदि किसी के नेतृत्व में हुआ है तो हमारे श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय आडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन उसके बाद 2013 के बाद जब हम लोगों ने जिम्मेदारी श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, तो आप सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इमर्ज होकर इस देश में आई है। और यह भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है जिसने भारत की संसद में क्लियर मेजॉरिटी हासिल की है।
और इसका श्रेय यहां पर मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी, जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको देना चाहता हूं। वहीं पर अपने सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनको देना चाहता हूं। श्रद्धेय आडवाणी जी, श्रद्धेय अटल जी, इन लोगों का जो आशीर्वाद रहा है, इन सब के परिणाम स्वरूप, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप यह कामयाबी हासिल हुई है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपने मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी। यह स्वाभाविक था, जैसी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। मैंने फैसला किया कि अब इस अध्यक्ष के दायित्व को हमें छोड़ना चाहिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मैंने बैठक बुलाई और मैंने अपना त्यागपत्र दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरे त्यागपत्र को स्वीकार किया है और सर्वसम्मत से श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति दी है। आज से और अभी से श्री अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। अमित शाह का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि काल्पनिक क्षमता के धनी हैं अमित शाह जी, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कुशलता जो चाहिए संगठन को चलाने की, वह भी उनके अंदर है। और साथ ही साथ प्रबंधन के मामले में, यानी मैनेजमेंट स्किल भी जो हम कहते हैं, कभी कभी किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, वह मैनेजमेंट स्किल भी उनके अंदर है। और उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए जिस प्रकार की शानदार सफलता उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिलाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में वैसी शानदार सफलता कभी नहीं हासिल हुई है। इसीलिए हम सभी ने सोच विचार कर यह फैसला किया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री अमित शाह जी को सौंपनी चाहिए, और हम लोगों ने आज उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेचर है, उससे भी अधिक भारतीय जनता पार्टी का भारत की राजनीति में स्ट्रेचर बनाने में श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम सबको कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अमित जी। यहाँ आज खाली बाप ने दवा वाले ले आइएगा। आप इधर अमित जी, आप उधर जाइए। अमित शाह के नाम का ऐलान हो चुका है। माला, मिठाई, गुलदस्ते सब कुछ संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने दिया है। उसके बाद अब नीचे से नजर आ रहे हैं चंद लोग जो मंत्री हैं। हर्षवर्धन जी वहां पहुंचे, उन्होंने दिया गुलदस्ता। लेकिन इंतजार हो रहा है कि दरअसल अमित शाह भी यहां पर मीडिया को संबोधित करेंगे और कम से कम 2 शब्द तो वो जरूर कहेंगे।
जाहिर है ये बहुत ही बीजेपी के लिए, संघ के लिए, खुद निजी तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक ऐसा क्षण है जिसके जरिए भविष्य में राजनीतिक बिसात किस दिशा में बिछनी है उसकी एक तैयारी है ये। क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी इस वक्त जिस मुकाम पर खड़ी है उसे संभालना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, और उस दिशा में अमित शाह किस रूप में पार्टी को ले जाएंगे इसको लेकर नजरें अब हर किसी की बनी रहेंगी। और चूंकि ये पहला मौका आया है इस रूप में जब गुजरात का कोई शख्स, इससे पहले आप कह सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी चूंकि वहीं से निकले और लोकसभा चुनाव वहां से लड़ते थे, तो आप कह सकते हैं कि वो बीजेपी के अध्यक्ष बने, लेकिन इस दौर में बीजेपी के अध्यक्ष कोई बना नहीं गुजरात का। और अब अमित शाह बने हैं और अमित शाह अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन वो कुछ कहेंगे नहीं, जिसका इंतजार हो रहा था कि वो कुछ तो कहें। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी कि अमित शाह अध्यक्ष बने और उसके बाद वो किस रूप में अपनी बात का जिक्र करते हैं। हालांकि पार्लियामेंट चल रहा है, लेकिन पार्टी के तौर पर उनकी अब मौजूदगी पार्टी दफ्तर में हुआ करेगी। इस बात का जिक्र लगातार चल रहा है कि वो कुछ कहेंगे, शायद वो नहीं कहेंगे, क्योंकि संसदीय बोर्ड के तमाम सदस्य अब सिर्फ इस ऐलान के बाद अच्छा आगे आए हैं कि एक फोटो सेशन के लिए। तो बीजेपी का जो पूरा इतिहास रहा है 1980 से लेकर अभी तक, अगर इस दृष्टि से देखें बीते 34 बरस में, तो 12 बार अध्यक्ष बदले गए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष रहे एक बार, आडवाणी जी 3 बार अध्यक्ष रहे 1986 से 1990 के बीच में, उसके बाद 1993 से 1998 के बीच में, और फिर 2004 से 2005 के बीच में तुरंत इसलिए हटना पड़ा, उस समय जिन्ना प्रकरण सामने आकर खड़ा हो गया था। लेकिन उसी दौर में एक बहस चल पड़ी थी संघ के भीतर भी कि जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना प्रकरण और ये सारी परिस्थिति थी, उसमें ये भी बड़ा मौजूद स्थिति है कि 2007 में जब प्रचारकों की बैठक सूरत में हुई थी, उस समय आडवाणी जी के खिलाफ बहुत तेज वातावरण बना था कि ये स्थिति अच्छी नहीं है जिस स्थिति में वो बने हैं। तो फिर राजनाथ सिंह का अध्यक्ष बनना, और उसके बाद लेकिन यही बहस आगे बढ़ते हुए नितिन गडकरी आए थे नागपुर से, तब ये बात सामने आई थी कि वो शख्स जिसने दिल्ली की राजनीति को साधा नहीं, समझा नहीं, ऐसे में अचानक वो उनका अध्यक्ष बन जाना क्या मायने रखेगा। लेकिन गडकरी की परंपरा को ही एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि अमित शाह के जरिए नजर आ रहा है। लेकिन अमित शाह के साथ यहाँ एक पॉजिटिव स्थिति ये है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राजनीतिक बिसात उत्तर प्रदेश को लेकर बिछाई और सांगठनिक तौर पर जो काम वो लगातार पार्टी के लिए करते नजर आए और वो राजनीतिक सफलता के तौर पर नजर आई, उसने कहीं ना कहीं संघ के भीतर इस स्थिति को जन्म दिया कि एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो चुनाव में जीत लाए, क्योंकि अब राजनीतिक तौर पर संघ सक्रिय है। एक सवाल यहाँ पर बलदेव जी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्या आपने एक जिक्र किया था कि हिंदू आतंकवाद का जिक्र होना यूपीए के दौर में, संघ इससे बेहद आहत हुआ था और राजनीतिक तौर पर उसकी सक्रियता नजर आने लगी थी कि वो चाहता था कि हिंदुत्व इस देश के भीतर समझे, हिंदू तबका समझे कि राजनीतिक तौर पर सक्रियता क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। तो क्या अमित शाह की मौजूदगी मौजूदा वक्त में आरएसएस के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर चुनावी जीत के असल वजीर हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पर चुनावी जीत के असल वजीर हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह उन्होंने पार्टी में एक समन्वय स्थापित किया और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, और दूसरी बात जिस विचार को लेकर अमित शाह के किशोर अवस्था से लेकर और नेता बनने तक की यात्रा रही, इसलिए वो ज़्यादा विश्वसनीय हो सकते हैं पार्टी को खड़ा करने की दृष्टि से भी और विचार के हिसाब से पार्टी को आगे बढ़ाने की दृष्टि से। हम इसलिए इसमें एक मामला जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, उनके ऊपर कई मामले भी चल रहे हैं गुजरात में, सुप्रीम कोर्ट तक में ये ऐसे मामले आए हैं। हमारा सीबीआई ने मान लीजिए कुछ मामलों में क्लीन चिट भी दी है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि बीजेपी के भीतर एक ऐसे शख्स को अध्यक्ष बना दिया गया है जो कई मामलों में जीत का प्रतीक भी है और कंट्रोवर्शियल भी है, प्रधानमंत्री के नजदीक भी है। तो कई छवियों को एक साथ अमित शाह में देखा जा रहा है। यही वो वजह है जिस वजह से एक हरी झंडी तो संघ की चाहिए होती होगी, अध्यक्ष जब कोई बनता है तो सहमति। नहीं, हरी झंडी तो आप नहीं कह सकते, पर संघ की राय जरूर ली जाती है, क्योंकि बीजेपी जिस विचार को लेकर चल रही है उसमें संघ की अहम भूमिका है, और इसलिए परिवार का मुखिया होने के नाते संघ से भी सलाह मशवरा किया जाता है और वो राय मायने भी रखती है, निर्णय पार्टी करती है।
लेकिन अमित शाह के साथ जुड़े हुए विवादों का जहां तक सवाल है, तो आपने स्वयं ही कहा कि कई मामलों में तो उनको क्लीन चिट मिल चुका है और बाकी जो भी मामले हैं उनमें अभी साबित कुछ नहीं हुआ है, और इसलिए वो चीज़ें आरोपों तक ही सीमित हैं। और अगर इन चीज़ों को लेकर किसी व्यक्ति की कार्यक्षमता और उसके संगठन कौशल को ही नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो ऐसे तो अधिकांश नेता हैं जिनका उपयोग पार्टियों में हो ही नहीं पाएगा। जी, लेकिन चुनावी जीत मायने रखती है। गोपी, ऐलान हो गया, खुशी उल्लास सब कुछ अहमदाबाद में बैंड बाजे के साथ नजर भी आया, लेकिन अब वहां लोगों की प्रतिक्रिया क्या है कि आने वाले वक्त में चुनाव राज्यों के सामने है और अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष हैं। गोपी, गोपी, हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? जी प्रसून जी, आपकी आवाज आ रही है। तो जरा बताइए, अब लोगों की प्रतिक्रिया सिर्फ ढोल नगाड़ों में ही है या कुछ और भी है? जी बिल्कुल प्रसून जी, मैं आपको बता दूं कि जो मानसा गांव है अमित शाह का, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। लोगों के लिए ये दोहरी खुशी है, पहले नरेंद्र मोदी, उसके बाद अब अमित शाह, और लगातार यहाँ पे जश्न का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं कि लोग अपने हाथों में भाजपा के झंडे लेकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, साथ ही ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। लोग काफी खुश है उनके लिए। लोगों से ही बात करते हैं। ये बताइए कि कितने खुश है आज आपके गांव का बच्चा जो है वो अब बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए? तो पूरे गांव में इतनी बड़ी खुशी का माहौल आज होगा और पूरा दिवाली जैसे आज का दिन हम मनाएंगे। मानसा के लिए आज वो अच्छा दिन आ गया है और वो अच्छा दिन हम पूरी तरह से मनाएंगे। आप बताइए। गुजरात में भी अच्छा दिन हो गए, गुजरात का भी अच्छा दिन हो गए बहन, और मानसा में आज दिवाली का माहौल है। बिल्कुल प्रसून जी, मैं आपको बता दूं कि अच्छे दिन लोग बोल रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर हम कह सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात से है, अब बीजेपी के अध्यक्ष भी गुजरात से है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि राज्य एक है, लेकिन जो पूरा देश है वो अब हम कह सकते हैं कि गुजराती की तरीके से अब देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में जोश और उत्साह बना हुआ है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण पोस्ट पर गुजराती बैठे हुए हैं। प्रसून जी। संजय निरुपम जी, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं 3 महीने के बाद। अमित शाह का अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए तो बहुत फायदेमंद है क्योंकि वो उसने अपने राजनीतिक प्रयोग के जरिए एक सफलता दिलाई, लेकिन कांग्रेस के लिए ये आकलन, बीजेपी के भीतर का परिवर्तन राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को बेचैन करता है कि जिन मामलों को लेकर कांग्रेस आवाज उठाती रही, अमित शाह को लेकर ही कटघरे में खड़ा करती रही, आज वही सत्ताधारी राजनीतिक दल का अध्यक्ष है। संजय निरुपम जी। देखिए, बुनियादी तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी विषय है और इस पर हमें बहुत ज़्यादा अपना कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आचरण जो होगा उसका प्रभाव सरकार के ऊपर होगा और सरकार का जो आचरण होगा उसका प्रभाव देश के ऊपर होगा। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष बन रहा है वो कौन है, क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका आचरण क्या है, इसके ऊपर देश में टीका टिप्पणी होगी और चर्चा होगी। और इस आधार पर मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति कोर्ट की जमानत पर जी रहा हो उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्तारूढ़ दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जिस व्यक्ति के ऊपर फेक इनकाउंटर के आरोप लगे और अभी भी आरोप से वो बरी नहीं हुए हैं, और उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जिस व्यक्ति को गुजरात से तड़ीपार किया गया था 6 महीने के लिए, ऐसे तड़ीपार लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। उनके सांगठनिक कौशल क्या है वो एक अलग विषय है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल, चरित्र और चेहरा की बात करती थी, जो कहती थी कि हम एक अलग पार्टी है, पार्टी विद अ डिफरेंस है हम लोग, क्या उनके पास अमित शाह के अलावा और कोई कुशल संगठनकर्ता नहीं है? कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे देश का नेतृत्व कर सके, पूरे पार्टी का देश के स्तर पर नेतृत्व कर सके? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे अभी आपकी रिपोर्टर कह रही थी, प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री भी गुजरात के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुजरात के। मतलब क्या ये भारतीय जनता पार्टी है कि गुजरात जनता पार्टी है? आखिरी बात, नरेंद्र मोदी जी का जो काम करने का अपना तरीका है, सबको अपने पैरों के तले रखो, पार्लियामेंट में अपनी एक बहुमत ले लो और अपना कंट्रोल करो, सरकार के ऊपर अपना एक नियंत्रण होना चाहिए, अब पार्टी के ऊपर भी अपना नियंत्रण होना चाहिए। मुझे तो चिंता भारतीय जनता पार्टी की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां रहेगी। एक तरफ आरएसएस, दूसरी तरफ मोदी,
और बीच में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सिमटती जा रही है, पिसती जा रही है, दबती जा रही है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर भविष्य इस तरह का रहेगा तो उसका असर सरकार पर पड़ सकता है, और सरकार पर पड़ेगा तो देश और देश की जनता पर भी पड़ेगा। इसलिए हम अपनी टिप्पणी करने के लिए मजबूर हैं, और इसलिए मैं अपनी टिप्पणी कर रहा हूं। ये गलत हो रहा है। जी बिल्कुल। राजनीतिक, आपने राजनीतिक बात कही, आपने एक राजनीतिक बात कही कि महाराष्ट्र में हम लोगों को राजनीतिक बेचैनी होगी। कोई बेचैनी की जरूरत नहीं है। देखिए, जनता जो वोट देती है वो दोनों पार्टियों के कामकाज के हिसाब से देगी। पिछली बार जो वोटिंग हुआ वो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उससे लोगों में एक नाराजगी थी, निराशा थी, उसको इन लोगों ने इनकैश किया, कैपिटलाइज किया। आज पिछले 15 वर्षों से जो हमारी सरकार चल रही है, इस सरकार ने एक अच्छा काम किया, डेवलपमेंट का अच्छा काम हो रहा है। निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा। अमित शाह चाहे जितनी भी कॉन्स्पिरेसी करना चाहें, जितनी भी साजिश करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार को यहां पर समर्थन मिलेगा। राकेश सिन्हा जी, माना तो यही जाता है कि आरएसएस अपने तौर पर चीजों को परखती है और एक विस्तार देने की कोशिश करती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर क्या ये कहा जाए कि पहली बार आरएसएस भी इस दिशा में जा रही है कि राजनीतिक जीत, साम दाम दंड भेद जो भी रहे, जीत मिलनी चाहिए, वही महत्वपूर्ण है? देखिए, इस प्रश्न पर आने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा। मैं संजय निरुपम जी से ज्यादा सार्थक टिप्पणी की अपेक्षा कर रहा था। एक राष्ट्रीय पार्टी में अध्यक्ष का परिवर्तन हुआ है। अमित शाह पर जो आरोप हैं वो आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और जिस ढंग से षड्यंत्र करके किसी व्यक्ति को आप आरोपित करते हैं और आप चाहते हैं कि आरोप और प्रोपेगेंडा के आधार पर पार्टी की डायनेमिक्स चेंज हो जाए, आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रमाणित कर दिया है। इस आधार पर तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। पूरी कांग्रेस और राज्य व्यवस्था नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस ढंग से लगी हुई थी, नरेंद्र मोदी तो आरोपी इस तरह से थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स के 19 मेंबर्स के एडिटोरियल बोर्ड ने भारत में अपील की कि नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री मत बनाइए, फासिस्ट है। इसलिए एक बात जान लीजिए, प्रोपेगेंडा के आधार पर, दुष्प्रचार के आधार पर, षड्यंत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति निर्धारित नहीं करेगी, यह साबित करके दिखा दिया है। और जो लोग नेशनल हेराल्ड के केस में, संपत्ति बेचने के केस में फंसे हुए हैं, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा फंसी हुई हैं, उसके प्रवक्ता को कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी और संघ के संबंधों पर। देखिए, संघ अपना सामाजिक कार्य कर रहा है और संघ का सामाजिक विस्तार जितना अधिक हुआ है, प्रसून जी आप देख रहे हैं केरल में संघ का कितना विस्तार है। भारतीय जनता पार्टी उसको कैश नहीं कर पा रही थी। तमिलनाडु में संघ का विस्तार हुआ, भारतीय जनता पार्टी कैश नहीं कर पा रही थी। आज पार्टी को एक ऐसे संगठक की जरूरत थी जिसके दो दायित्व हैं। पहला दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी को जो कांग्रेस का 60 और 50 के दशक में स्वरूप था अखिल भारतीय, वह स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को मिले। दूसरा जो महत्वपूर्ण दायित्व है, सत्ता में आने के बाद संगठन शिथिल हो जाता है और विचारधारा पीड़ित हो जाती है, विचारधारा दब जाती है। तो विचारधारा को जीवित रखना और संसदीय पार्टी और संगठन दोनों के बीच तालमेल के साथ साथ संगठन जीवंत दिखे, एक प्रयास के कारण अमित शाह को जो लाया गया वो इसी तरह लाया गया कि संगठन और संसदीय पार्टी के बीच एक जीवंत संबंध रहे। ऐसा नहीं संगठन दब जाए और इसका परिणाम 2019 में दिखाई पड़े। और अंतिम बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि गुजरात का 1 नहीं 10, महाराष्ट्र का 1 नहीं 11, बंगाल का 1 नहीं 14, एक समय था श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, एनसी चटर्जी भी थे, जनसंघ के 3 में से 2 एमपी बंगाल थे। हम प्रांतों को सिर्फ प्रशासनिक विभाजन मानते हैं, हम भारत के कण कण को अपनी मां मानते हैं। इसलिए कम से कम प्रांतवाद को हर जगह मत लाइए कि गुजरात से 2 बन गए तो गुजरात पार्टी बन गई। तो ये तो आपका 10 जनपद पार्टी है। एक ही परिवार के महासचिव, मां बेटा आता है, मां एड्रेस करती है, फिर पुत्रों कहते हैं अभी एड्रेस करेंगे, अब मां पुत्र निर्णय लेते हैं। कम से कम उस स्थिति से भारतीय जनता पार्टी देश को त्राण दे रही है, उस स्थिति से निकाल रही है। आप देखिए एक साधारण कार्यकर्ता। नहीं राकेश जी, एक जवाब हम पहले आपसे पूछते हैं। सवाल आपने जो किया, आपने नेशनल हेराल्ड के मामले में गांधी परिवार का जिक्र किया, संजय निरुपम जी ने जिक्र किया अमित शाह का, और आपने खुद नरेंद्र मोदी का जिक्र कर दिया। मौजूदा पार्लियामेंट के भीतर 186 लोग दागदार हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल हम एक चीज जानना चाहते हैं, इस देश के भीतर जनता की नुमाइंदगी करने वाले दागदार, जो कानून के जरिए दाग है, आरोप साबित हो नहीं हो तो बात की चीज है, लेकिन पहला दाग जो लगता है, देश के सामने यही एक विकल्प बच गया है, वैसे ही लोग अब आएंगे, कोई हो वो। प्रसून जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि भारतीय राजनीति में लगातार गिरावट हुई है, और हमारे और आपके केस से ढकने पोतने से हम गिरावट को ढक पोत नहीं सकते हैं। गिरावट है,
भारतीय राजनीति के स्तर को ऊंचा जाना चाहिए, संसद के स्तर को ऊंचा जाना चाहिए। आप 70-80 के 60 के दशक का डिबेट पार्लियामेंट का देख लीजिए और आज की स्थिति देख लीजिए। आज हाथापाई की स्थिति आ गई संसद में। जिस तरह के लोग चुनकर आ रहे हैं वो बहुत अपेक्षित नहीं है, चाहे किसी पार्टी के हों। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले समय में जो कमियां हैं, जो कांग्रेस से जो इन्फेक्शन हुआ है, जो संक्रमण हुआ है, उस संक्रमण को दूर करें। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से, मैं कहूं, शुद्ध पार्टी है, पूर्ण रूप से स्वस्थ पार्टी है, ऐसा नहीं है। शुद्ध और स्वस्थ बनने के लिए पार्टी को बहुत कोशिश करनी चाहिए, परिश्रम करनी चाहिए। उसके प्रवक्ता के कहने से या मेरे कहने से कि पार्टी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी देश का एक ऐसा मील स्तंभ है जो अपने को अन्य कांग्रेस और कांग्रेस की जो कुनवा है, जो उनका गोत्र है, उससे एक अलग तरह से दिख रही है। विचार में, संगठन में, कार्यकर्ता के स्तर पर कम से कम नेता और कार्यकर्ता के बीच जीवन संबंध है। आज आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अमित शाह के बाद अध्यक्ष कौन होगा। हो सकता है बंगाल का कोई साधारण कार्यकर्ता अध्यक्ष बन जाए, लेकिन यह स्थिति कांग्रेस में और एक लालू यादव की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी में, ये जितनी पार्टियां हैं उसमें आप नहीं कर सकते। संजय निरुपम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये आजकल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को एक नया शौक चढ़ाया हुआ है। अपनी हर गलती को छुपाने के लिए वो कांग्रेस को आईना दिखाना चाहते हैं। पहले वंशवाद का मुद्दा निकला और नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली सबने वंशवाद के ऊपर खूब कमेंट किया। इनकी पार्टी की जो दो प्रमुख सहयोगी पार्टी है या सरकार में बैठी जो दो प्रमुख सहयोगी पार्टी है, शिवसेना और अकाली दल, जरा ये दोनों पार्टियों को देखिए। क्या ये बहुत बगैर वंशवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी है? पूरी पार्टी निर्भर करती है वंशवाद पे, लेकिन ये मुलायम सिंह के ऊपर कमेंट करेंगे, कांग्रेस पर कमेंट करेंगे। लेकिन अगर वंशवाद की बात में इनका इतना अब विश्वास है कि वो गलत हो रहा है, तो कभी अकाली दल और शिवसेना के ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं। एक दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड के केस में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए, उन्होंने कुछ शिकायत की है। उन्होंने राहुल जी और हमारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी के ऊपर एक सब लोग कोर्ट में उसका जवाब देंगे। आप उस केस को अमित शाह के पाप से कंपेयर करके, मुझे लगता है राकेश भाई, आप अपनी जो आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। इसलिए कि अमित शाह को तो कोर्ट ने तड़ीपार कर दिया था। अमित शाह के ऊपर तो आज भी कोर्ट में आवाज उठाई जाती कि अमित शाह हाजिर हो, और जिस जज ने कहा अमित शाह हाजिर हो, उस जज का दूसरे दिन ट्रांसफर करवा देते हैं आप। तो आप कम से कम ऐसे अमित शाह के चरित्र का समर्थन मत करिए। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं राजनीतिक जीवन में, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों के बीच अगर कहीं कुछ कंटेंट है, कहीं कुछ वास्तविकता है, तो कृपया करके उसको स्वीकार करें, क्योंकि आप आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हैं और आरएसएस ने हमेशा बेदाग राजनीति की बात कही है। आरएसएस ने हमेशा यह कहा है कि साफ सुथरे ढंग से जीना चाहिए, आपको चरित्र की बात सिखलाई जाती है, और आप चरित्र की बात सीखने के बाद अमित शाह जैसे महाचरित्रवान लोगों का समर्थन करने के लिए खुल के सड़क पर उतरते हैं। मुझे लगता है कि ये आरएसएस हम जवाब भी ले लेते हैं। एक मिनट संजय निरुपम जी, हम जरा अभी तक की खास खबरें खाली 1 मिनट बतला दें, उसके बाद हम इसका जवाब भी लेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष को लेकर अगर दूसरे राजनीतिक राष्ट्रीय दल के भीतर से ये आवाज आ रही है, तो इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।